हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 है जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, मटेरियल। तो वैसे अभी तक आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते होंगे, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। इस सारी चीज़ों से आप लोग वाकिफ़ होंगे। अब आपको एक टेबल मिल रही है। इस टेबल में देखो, आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपको दिया गया है आयरन। अब हमें बताना है कि क्या इसकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है या फिर डल होती है। तो इसकी सरफेस आप गौर करोगे, कैसी होती है, शाइनी होती है। स्पेशली जब इनको ताज़ा ताज़ा कट किया गया हो, तो जैसे जहाँ से कट किया जाता है, जैसे मान लो मैं इसको यहाँ से कट करूँ, तो जो भी यहाँ का ये जो सरफेस निकलेगा यहाँ पे, तो मान लेते हैं यहाँ से मैंने कट करके यहाँ हिस्सा अलग कर दिया, तो एक सरफेस मिलेगी। अब ये जो सरफेस होगी वो मेटल होगा, आयरन का पीस होगा, तो वो कैसा होगा, बिल्कुल चमकता हुआ, उसमें एक अलग से चमक होगी। क्या कोयले में ऐसी कुछ होता है? नहीं, कोयले का में उसमें कोई चमक नहीं होती, मतलब वो क्या होता है, आपका डल होता है। इसी तरीके से सल्फ़र क्या होता है, वो भी आपका डल होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम शाइनी होता है। ठीक है, आयरन कैसा होता है, हार्ड होता है, वेरी हार्ड होता है या नॉट वेरी हार्ड होता है। हार्डनेस के विषय में बात करें तो जो आयरन होता है वेरी हार्ड होता है। ठीक है, बहुत कठोर होता है ना। यदि आयरन से किसी खोपड़ी पे मार दे तो उसकी खोपड़ी क्या होगी, फूट जाएगी, है ना। मतलब खोपड़ी क्या, दीवार में मारो दीवार भी फूट जाएगी। यदि हथौड़ा आयरन का होता है उससे दीवार भी टूट जाती है। कोयले से मारोगे तो कोयला टूटेगा, दीवार में नहीं, दीवार नहीं टूटेगा, कोयला टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये नॉट वेरी हार्ड होता है। सल्फ़र इसी तरीके से, सल्फ़र भी आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होता। लेकिन एल्यूमिनियम भी हार्ड होता है, हाँ, लेकिन आयरन के मुकाबले इतना नहीं होता, हाँ, लेकिन हार्ड होता है। तो ये भी इस तरीके से वेरी हार्ड। कॉपर भी शाइनी होता है, अलग से चमकता है, उसकी भी एक चमक होती है विशेष, चमचमाता हुआ। उसके बाद आपका हार्डनेस भी होती है, हाँ, वेरी हार्ड होता है एज कम्पेयर टू, यदि हम बात करें सल्फ़र है और कोल के। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, हम लोग ये पाते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उनको हम नॉन मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, के बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो आपने टेबल देखी, तो इसमें जो आयरन था ये क्या था, आपका मेटल था। कोल जो था क्या था, नॉन मेटल था। सल्फ़र जो था क्या था, नॉन मेटल था। एल्यूमिनियम क्या है, ये आपका मेटल है। कॉपर क्या है, ये भी मेटल है। तो कॉपर मतलब ये जो मेटल हैं और नॉन मेटल, उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई कि जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। उनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है, और वो हार्ड होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी सरफेस शाइनी नहीं होती, वो हार्ड नहीं होते। शाइनी मतलब उनके अंदर क्या होता है, एक लस्टर होता है, एक चमक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं लस्टर, हार्डनेस, ये क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम मेटल को नॉन मेटल के साथ अलग कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक से और कमेंट से वीडियो को बूस्ट मिलता है, तो ये और भी बच्चों तक पहुँचेगा, वो भी कुछ सीख सकते हैं। और ये आपका हमारे लिए एक गिफ्ट होगा कि आपने हमारी मेहनत को अप्रिशिएट किया है। ठीक है, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल के विषय में हम लोग बात करेंगे। आपने कई बार देखा होगा जो ब्लैक स्मिथ होता है वो क्या करता है, आयरन के पीसेस या आर्टिकल जो कि आयरन से बने हुए होते हैं उनसे आप बनाता है, क्या बनाता है, स्पेड, है ना, शॉवेल, एक्स, इस तरीके की चीज़ें बनाता है। और कैसे बनाता है, उनको पीट कर बनाता है। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसमें क्या है, आपकी हथौड़ी से देखो कील को पीट रहा है। अब हथौड़ी से कील को पीटोगे तो क्या होगा, क्या हथौड़ी बारीक बारीक टुकड़ों में बिखर जाएगी, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, नहीं होगा। वो क्या होगा, धीरे धीरे उसको जैसे भी तेज धीरे धीरे जैसे भी पीटोगे तो उसके पीटने से क्या होता है, वो धीरे धीरे चिपटी होती जाएगी, पतली होती जाएगी। ज़्यादा पीटोगे तो थोड़ा पतला सा फॉइल टाइप का बन जाएगा।
अक्सर आपने ये तो देखा होगा एल्यूमिनियम का वायर होता है, ठीक है, तो उसको भी, है ना, तो आप कुछ चीज़ों को देखोगे कि यदि हम अलग अलग तरीके की चीज़ें लें, जैसे आयरन की ले लें, यदि हम उसे पीटेंगे तो पीटने से वो क्या होगा, फ्लैटन हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। कोयले के पीस को लेके यदि उसे हम हथौड़ी से पीटे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम वायर को लें तो वो क्या हो जाएगा, वो भी फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब पतली सी लेयर। पेंसिल लीड को हथौड़े से मारोगे ब्रेक हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या पाते हो, ठीक है, कि जो आपका आयरन नेल है, एल्यूमिनियम है, जब हम इसको पीटते हैं, ठीक है, हथौड़ी से, तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके पतले हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, थिन शीट्स में बदल जाते हैं, लेकिन हथौड़ी वगैरह नहीं बदलती। आपने अक्सर सिल्वर फॉइल भी यूज की होगी। सिल्वर फॉइल चांदी की जो पतली, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, और अक्सर जो महंगी मिठाइयाँ होती हैं उन पर आपने लेयर देखी होगी। जो चांदी की जो पतली लेयर होती है उसे हम खा लें तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कोई चांदी की चीज़ है तो उसको निगलना है, ना, ऐसा ना करें, ठीक है। अब आपने एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज़ किया होगा कम, उसको अक्सर हम लोग लंच बॉक्स वगैरह लेके जाते हैं तो उसमें चपातीस वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, रैप करके ले जाते हैं, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ होता है फूड आइटम को रैप करने के लिए। तो कुल मिला जुला के हमने यहाँ पे मेटल की एक प्रॉपर्टी पाई, जिसमें हम मेटल को पीट पीट के पतली चादर फॉइल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोला जाता है। सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड द मेलिएबिलिटी। और ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, और ये आपकी नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। नॉन मेटल को हम पीटेंगे तो वो टूट जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें और यहाँ पे इस हिस्से में कुछ नहीं है। बाकी आपने पिछली किस क्लासेस में, 7th क्लास में आपने एक्टिविटी की होगी, तो भैया एक्टिविटी में आपको याद होगा कि आपने क्या लिया था, एक वायर लिया था, एक आपने आयरन का नेल लिया था, ठीक है। आयरन के एक नेल को एक अलग वायर के पीस से कनेक्ट किया था, और एक सिरे को एक अलग वायर से कनेक्ट किया था, और उस वायर को हमने क्या किया था, बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया था। जो फर्स्ट वाला पार्ट था, इसको आपने जिस वायर से कनेक्ट किया था उसके दूसरे सिरे को बल्ब से, और उस बल्ब को फिर एक और वायर से बैटरी के नेक्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट किया था, और हमने देखा था कि वो बल्ब क्या होने लगा, ग्लो होने लगा, चमकने लगा। तो इससे हमने एक चीज़ और पाई, पूछो क्या पाया, कि मेटल्स में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। किसके गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो मतलब गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं, जैसे कि मेटल्स। अब आयरन नेल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है तो ये आपका गुड कंडक्टर है। सल्फर में से नहीं फ्लो हो सकती तो ये आपका पुअर कंडक्टर है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, वो पुअर कंडक्टर होता है। फिर कोल पीस है ना, इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती तो ये भी क्या है, पुअर कंडक्टर। कॉपर वायर, ये क्या है, गुड कंडक्टर है। हमारे घरों में जो वायर लगे हुए होते हैं उन सभी वायर्स में क्या होता है, तो अक्सर कॉपर का वायर ही होता है, ठीक है। सिल्वर वायर भी होता है, बट ज़्यादातर घर की जो वायरिंग होती है इसमें कॉपर वायर यूज़ होता है। तो ये भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो इस तरीके से हमने पाया कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नहीं होते। तो इस तरीके से आयरन रोड, नेल, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर, वाइल सल्फर पीसेस, कोल पीसेस आर पुअर कंडक्टर। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई। तो कुल मिला जुला कहने की बात इतनी है कि हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी का साथ ही साथ हीट का भी, और ये हमने क्लास 6th में भी पढ़ा था। अब क्लास 6th की बातें तो याद होंगी नहीं, क्योंकि यदि अभी आप 8th में हो तो क्लास 6th के समय में तो कोरोना चल रहा था अपने पीक पे,
तब तो पढ़ाई की नहीं होगी आपने, कोई बात नहीं, तो अब पढ़ लेते हैं। नाउ अब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, देखो आपने अक्सर देखा होगा एल्यूमिनियम का वायर होता है ना, सिल्वर का एल्यूमिनियम का वायर होता है, कॉपर का वायर होता है, ठीक है। तो कहने का और इसको क्या करते हैं, खींच खींच के वायर बनाया जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि मेटल के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। सो इस डेफिनेशन को भी लिख लेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और ये भी क्या होती है, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर मेलिएबल एंड मेटल्स आर डक्टाइल। तो ये मेटल्स की आप लोग प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। आगे यदि मेटल को आप किसी हार्ड चीज़ से स्टक करोगे तो उसमें से एक साउंड क्रिएट होता है। क्या होता है, साउंड, रिंगिंग साउंड, है ना। जैसे घंटी में आपने देखा होगा, घंटी जब हम बजाते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक अलग सी साउंड आती है ना। तो इस तरीके की साउंड जो होते हैं लेकिन आप लकड़ी को बजाओगे यदि लकड़ी का, तो क्या मेटल के जैसी आवाज़ आएगी? मेटल से जो आवाज़ निकलती है एक बार बजाया तो थोड़े लंबे समय तक, लेकिन लकड़ी से आएगी नहीं आएगी। तो ये जो साउंड है, जो रिंगिंग साउंड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। मतलब मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं। सो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो दे आर सेड टू बी सोनोरस। लेकिन नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते हैं। तो हमने मेटल की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी कि मेटल सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल की भी पढ़ ली कि वो सोनोरस नहीं होते हैं। सो इस तरीके से कुल मिला जुला के हमने पढ़ा कि मेटल्स आर हार्ड, लस्टीरियस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब के सब हमने क्या पढ़े, मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी। अब इसका उल्टा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल्स जैसे कि आपके कोल, सल्फर हो गए, ये सब नॉन मेटल, ऐसे ज़्यादातर सभी नॉन मेटल्स होते हैं। ये अपीयरेंस में सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, ठीक है, मतलब चमक नहीं होती है। मेटल्स के कंपैरिजन में काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। दे ब्रेक इनटू पाउडरी मासेस ऑन टॉपिंग विद हैमर। हैमर से मारोगे तो चूर चूर हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल हैं, सल्फर हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। अब लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो मेटल तो हैं लेकिन बाकी मेटल्स की तरह वे हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। और इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन कौन से मेटल्स होते हैं, वो होता है आपका सोडियम एंड पोटेशियम। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं और इनको हम चाकू से काट सकते हैं। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड है। कहाँ पे, हमारे रूम टेम्परेचर पे। तो ये सब के सब क्या है, एक्सेप्शंस हैं, है ना। तो हमने 3 एक्सेप्शंस पढ़े मेटल में। 2 जो होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, और एक जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये हमें याद होना चाहिए अक्सर क्वेश्चंस में। अभी 8th में ही नहीं, क्लास 10th में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि उस मेटल का नाम बताओ जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो मरकरी इसका एग्जाम्पल है। ये भी पूछा जाता है कि उस मेटल का नाम बताओ जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें यदि सोडियम पोटेशियम है तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ी। अब थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे को यदि हम हवा में खुला छोड़ दें तो धीरे धीरे उस पर जंग लगने लगती है। अब जंग लगने का क्या मतलब है कि उस पर रेड कलर की एक लेयर जमा हो जाती है, जिससे वो आयरन जो है पूरी तरीके से धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो उसको हम बोलते हैं कि मेटल जो हो रहा है, लोहा जो है उस पर जंग लग गई, मतलब उसमें कोरोजन, रस्टिंग आ गई, ठीक है। और सभी मेटल्स की केस में इस रस्टिंग को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। मतलब मेटल जो होते हैं वो कोरोड होते हैं। अब किस कंडीशन में कोरोड होते हैं, जब वो एयर एंड ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब नमी होती है, मतलब पानी ऐसा कह लो, वाटर एंड एयर के कांटेक्ट में आते हैं, लंबे समय तक
तो उनमें जंग लग जाती है। अब हमें यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया गया है कि आयरन Fe आयरन O ऑक्सीजन प्लस वाटर रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, ये आपका ये मटेरियल बनेगा FeOH होल थ्राइस। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कुछ रस्ट ले लेंगे। रस्ट मतलब आयरन की जो जंग होती है, जो लोहे पर पपड़ी सी जमा हो जाती है लाल भूरे रंग की, उसे ले लेंगे, उसको पानी में डिप कर लेंगे। अब इस पानी को हम एक ट्रे में या प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद जब इसमें हम लाल लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि इस लिटमस पेपर का कलर जो है ब्लूइश हो गया। तो इससे हम पाते हैं, क्या पाते हैं बताओ, इससे हम पाते हैं कि ये जो आयरन के या मतलब मेटल्स के, अभी तो हमने आयरन का लिया था, तो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब हमें देखो एक और चीज़ देखेंगे, आपने अक्सर देखा होगा कि जो कॉपर होता है ना, कॉपर पे भी जंग लगती है, और उसकी जंग जो होती है मतलब उसकी जो, उसको यदि हम लंबे समय तक खुला छोड़ दें तो उसकी जो आउटर सरफेस होती है वो ग्रीनिश हो जाती है। ठीक है, तो वो ग्रीनिश की होती है, उसके विषय में जान लें कि जब व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट रिक्वायर डल ग्रीनी कोटिंग। दिस ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, कॉपर जो है रिएक्ट करता है किससे, वाटर से, और हवा में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाते हैं हम, तो ये आपका क्या बन गया, ये मॉइस्ट एयर बन गया। और जब रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है। इसी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण जो उसके ऊपर की लेयर होती है वो कैसी होती है, ग्रीनिश हो जाती है। आपको याद होगा कि आपने एक एक्टिविटी की थी क्लास 7th में और क्लास 6 में, जिसमें आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, जिसमें आपको वाइट पाउडर सा मिलता है बर्न करने के बाद। अब यदि उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर लें और हम चेक करें कि भैया वो एसिडिक है या बेसिक है, तो हम पाएंगे कि रेड लिटमस जो है इसमें ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जो है कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है वो भी क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, जब भी रेड लिटमस को हम किसी ऑब्जेक्ट में डाल दें और उसका कलर रेड से ब्लू हो जाए, इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट में उसको डाला था वो क्या है, बेसिक है नेचर में। तो इस हिसाब से हमने पाया कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। बाकी आपका इधर कुछ खास नहीं है, यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है जिसे आप खुद भी करके देखेंगे नहीं, इसमें भी कुछ खास नहीं है। टेस्टिंग ऑफ लिटमस पेपर के साथ टेस्ट है, वैसे हमने एक टेस्ट तो पढ़ ही लिया। अब हमें देखो यहाँ पे कुछ नेम दिए हैं बेस के, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसमें मेटल क्या होता है आपका, कैल्शियम होता है। एसिड का नाम दिया, एसिड एक सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें नॉन मेटल कौन सा है, सल्फर होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें कुछ और नाम देने हैं, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आप कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, क्या ले सकते हो, सोडियम NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है और इसमें मेटल क्या है, सोडियम Na। तो इस तरीके से आपको 5 लिखने हैं अलग अलग। एसिड में भी हमें लिखना है, जैसे एक सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, इसमें बताया कि भैया एलिमेंट कौन सा है जो नॉन मेटल है, सल्फर। अब हम क्या करेंगे, एक और हमें लिखना, 1 2 3 4 और लिखने। एक आप HCl लिख सकते हो, उसका फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसमें नॉन मेटल हाइड्रोजन होता है, और भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप इस तरीके से सर्च करो एसिड्स के नाम और उसमें कौन सा नॉन मेटल होता है। अपने घर में कोई बड़ा भाई बहन हो तो सर्च करो, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको आता है कौन कौन से आपके एसिड हैं और उसमें कौन सा नॉन मेटल है। उसी तरीके से जो आपके बेसिक्स हैं, ये बेस हैं, उनके नाम लिखने हैं, उसमें बताना है कौन कौन से मेटल्स हैं। तो कुल मिला जुला के हमने पाया, क्या पाया कि जो
मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नाउ प्रोडक्ट जो होता उस प्रोडक्ट का नाम बताना है जो सल्फर और ऑक्सीजन से बनता है। तो उसका प्रोडक्ट तो हमें पता है, नाम पता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। उस रिएक्शन को हम कैसे दिखा सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H2O, और हमें सल्फ्यूरस एसिड देता है तो इसका फॉर्मूला H2SO3। ये फार्मूलाज हम लोग लिख के याद कर लेंगे। अभी जो सल्फ्यूरस एसिड होता है तो इसमें हम ब्लू लिटमस को डालेंगे तो रेड हो जाएगा, लेकिन रेड को डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि रेड लिटमस को हम किसी सब्सटेंस में डालते हैं, किसी चीज़ में डालते हैं और उसका कलर चेंज नहीं होता है, किसी सॉल्यूशन में डालते हैं उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो एसिडिक है। और यदि उसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, बेसिक है। यहाँ पे हम और ऐसा ही ब्लू के साथ करेंगे, यदि ब्लू को डालते हैं उसका कलर रेड हो जाता है, इसका मतलब जिस सब्सटेंस में उसको डाला वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने क्लास 6 में 1-2 एक्टिविटी भी की होगी। अब हम लोग रिएक्शन विद वाटर पढ़ेंगे कि ये जो मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो भैया सोडियम मेटल जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इतना रिएक्टिव होता है कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, इतना तेज़ी से रिएक्शन करता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो कि ग्लास में रखा है, इसमें आग सी लग गई। ठीक है, इतना तेज़ी से रिएक्ट करता है कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और आग पकड़ लेता है। इट इज़ देयरफॉर, इसीलिए आग ना लगे इसीलिए इसको किस में रखते हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। तो हमसे अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन टाइम है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम द मेटल विच इज स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल। ऐसे ही पूछा जाता है या इस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट विल हैपन व्हेन द सोडियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो सोडियम मेटल व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, अभी जो एक्टिविटी है हम घर पे नहीं करेंगे, घर पे करेंगे तो खतरा हो सकता है। ठीक है, बाकी तो इसमें अब कुछ है नहीं। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। देखो कुछ मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कुछ मेटल जो होते हैं वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। मतलब अलग अलग मेटल जो होते हैं अलग अलग तरीके के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। उसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे में रिएक्ट विद एयर, लेकिन हाँ वो एयर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन द वाटर, तो वो नॉन मेटल जिनको जो क्या करते हैं एयर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं उनको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। फास्फोरस जो है ऐसा ही एक नॉन मेटल है जिसको हवा में खुला छोड़ दोगे तो वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए उसको वो आग ना पकड़े हवा में, इसीलिए उसको आग ना लगने से रोकने के लिए उसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। अब हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन पढ़ेंगे, किसके साथ, एसिड के साथ, कि मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होता है और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, मैग्नीशियम रिबन बताना है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करवा के देखेंगे, और वार्म एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर वार्म एसिड के साथ हम रिएक्ट करवा के देखेंगे क्या होता है। आई होप आपका ध्यान बिल्कुल इधर ही है ना। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल का भी रिएक्शन करवा के देखेंगे, अलग अलग चीज़ों का हम लोग रिएक्शन करवा के, इसी तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल के साथ, कॉपर के साथ, चारकोल के साथ एंड सल्फर के साथ। और हमें जो भी दिखाई देता है, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, और आपको बताना है कि आपने यदि इसमें से कुछ किया या आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन हो तो आपको बताना है, उनसे पूछ करके फिर कमेंट करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, और यदि ऐसा कुछ करें तो किसी बड़े के साथ करें। और हम वैसे आप ना करें, हम जब
ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, मतलब अपनी बुक के सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, तो हम लोग खुद इस चैनल पे क्या करेंगे, सारे के सारे ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप देख सकें कि एक्सपेरिमेंट होता है तो किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, रिएक्शन किस तरीके से काम करता है। तो कुल मिला जुला के हमने ये पाया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं, अलग अलग तरीके के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। आप ये पाओगे कि जब आप एसिड में कोई लोहे का टुकड़ा मतलब मेटल का पीस डालोगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, और उस हाइड्रोजन गैस के पास यदि जलती हुई तुम तीली लेके जाओ माचिस की, तो पॉप की आवाज़ होती है, मतलब पॉप साउंड के साथ फिर वो माचिस की तीली जलने लगेगी और तेज़ी से जलने लगती है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो गैस निकलती है जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, जब एक एसिड एक मेटल के साथ या एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल जो है रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे कॉपर जो होता है डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इवन यदि हम गरम कर दें तब भी नहीं करता है। लेकिन कॉपर जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद द बेस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई होंगी, ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मेटल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन। ये कि जो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर यदि बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। दूसरी चीज़ है नॉन मेटल जो होते हैं वो तो बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, उनकी जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से ये जो पहला वाला बीकर है इसमें आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसमें हमने क्या मिलाया, जिंक के दाने मिलाए। अब जिंक के दाने मिलाए तो हमने देखा कि इसका कलर चेंज हो गया। कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसमें आपका क्या बना, जिंक सल्फेट बन गया। इसी तरीके से दूसरे वाले बीकर में, बीकर बी में आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें हमने आयरन की नेल डाली तो हमने देखा कि इसका भी कलर चेंज हो गया और इसमें आयरन सल्फेट बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर जो है दोनों से ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जिंक जो है आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए उसने कॉपर सल्फेट से, इसमें सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, उसमें से कॉपर को हटा के और जिंक सल्फेट बना लिया, मतलब उसकी जगह ले ली। किसकी जगह ले ली, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली। उसी तरीके से आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। तो हमको इस बात से पता चलता है कॉपर जो होता है जिंक और आयरन दोनों से कम रिएक्टिव होता है। तो जो कम रिएक्टिव चीज़ें होती हैं उनके सॉल्यूशन से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो उनको डिस्प्लेस करके उनकी जगह ले लेता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे नोट की। और इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सो क्या होता है, एक मेटल जो होता है दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से एक्वस सॉल्यूशन में रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, ठीक है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब कौन सा मेटल किसको हटाएगा, इसके भी एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, इसकी एक सीरीज़ होती है जिसमें हम जिस सीरीज़ को याद करके हमें पता लगा सकते हैं, हमें पता चल जाए कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव होता है, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। फिलहाल हम एक रूल है उसको याद कर लें। वो रूल क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, but a less reactive metal cannot replace the more reactive metals, ठीक है। अब हमारे पास यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। सो नॉन मेटल्स इसेंशियल चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर लिविंग बीइंग जो होता है जब सांस लेता है तो नॉन मेटल्स का ही लेता है, जैसे हवा लेता है नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो होता है फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। नॉन मेटल जो होता है वाटर प्यूरिफायर प्रोसेस में यूज़ होता है, जैसे क्लोरीन वाटर को प्यूरिफाई करने में काम आता है। नॉन मेटल जो होता है
पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन द बाउंड। नॉन मेटल्स का एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन आता है जिसे हम घावों पे लगाते हैं तो हमारे घाव भर जाते हैं। और उस पर्पल कलर के सॉल्यूशन का नाम बताना है। वो शायद आयोडीन का सॉल्यूशन होता है। नॉन मेटल जो होते हैं क्रैकर्स में यूज़ होते हैं। अब उस नॉन मेटल्स का नाम बताना है जो क्रैकर में यूज़ होते हैं। कुछ और भी यूज़ है मेटल्स और नॉन मेटल के आपको पता है तो उसको आप अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया।